नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंटल स्टडी पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेटा बेल आइकन दबाना आप किसी को नहीं भूलना है, क्योंकि आप बेल आइकन दबाओगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। इसके लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि आप सभी को पता है हम इस वाले चैनल पर आपको जीएस प्लस हिंदी पढ़ाते हैं, है ना। अब तक जितनी भी वीडियो पढ़ी हैं उसमें हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करा दी है, साइंस स्टार्ट करा दी है और हिंदी तो चल ही रही है। ठीक है, तो आज हम अभी प्रेजेंट में आपको इसमें साइंस की वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो आपकी साइंस की रहेगी। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा साइंस। तो चलिए देखते हैं, है ना। साइंस में बेटा आप सबका जो टॉपिक चल रहा है साइंस के, बायोलॉजी साइंस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ये बातें हम आपको बता चुके हैं, क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, अब सुनिएगा, हमने आपको इसमें सेल तक बता दिया था। क्या बता दिया था, सेल तक। सभी बच्चों से ये मेरा कहना है जो वीडियो देख रहे हैं उनसे सिर्फ अभी ये कहना है कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले साइंस की पुरानी वाली वीडियो जरूर देखें, जब आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। समझ रहे हो ना। तो चलिए, बायोलॉजी में हम आपको पहला टॉपिक सेल पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे, सेल, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोशिका कहते हैं। सबसे पहली बात ये, जो ये कोशिका है, आपको ये जो कोशिका दिखाई दे रही है ना, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी को क्या कहते हैं। तो सबको पता होना चाहिए, कोशिका की स्टडी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सॉरी एक मिनट बेटा, कोशिका की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। क्या कहेंगे बेटा, कोशिका विज्ञान। हम एक बात पूछना चाहते हैं आप सभी से, हमें बताइए कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के खोजकर्ता कौन है। आपसे जैसे ही ये शब्द पूछा जाए कि बताइए कोशिका के खोजकर्ता कौन कौन है, तो ध्यान रहे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कब की थी बेटा, 1665 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में। हमने सेल टॉपिक आपको इसके आगे तक पढ़ा दिया था। सबसे पहली बात ये कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइटोलॉजी कहते हैं। ध्यान रहे इसके खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक है। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। जिस कोशिका की इन्होंने खोज की थी वह कैसी कोशिका थी, आप सबको पता होना चाहिए, वह मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी बेटा, मृत कोशिका थी। और हम बात करते हैं मृत कोशिका की, तो हमें यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये कोशिका कैसी थी, मरी हुई कोशिका थी। मरी हुई कोशिका से मतलब है कि इन्होंने किसमें कोशिका को खोजा था, तो ध्यान रहे पेड़ की छाल, एक पेड़ की छाल थी। जो कौन से पेड़ की छाल थी, कॉर्क नामक पेड़ की छाल थी, जिसमें इस कोशिका को किसने, रॉबर्ट ने 1665 में खोजा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब की गई, 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। वह कैसी कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। किसमें की गई थी, पेड़ की छाल में की गई थी। कौन सा पेड़ था, कॉर्क नामक पेड़ था, जिसमें कोशिका की खोज की गई थी। ये बात जो मैंने लिखाई है और जो सामने आपको दिख रही है, ये बिल्कुल समझ में आपको आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि कोशिका है क्या। जंतुओं के शरीर की, जंतुओं के शरीर की सबसे छोटी
क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है बेटा? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। मैंने बोला कि कोशिका क्या है, तो जंतुओं के शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है वह क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। ये बात समझ में आई? क्रियात्मक बोले तो सदैव क्रिया करने वाली, संरचनात्मक बोले तो एक दूसरे से संरचना में जुड़ी हुई। हम बात करते हैं बेटा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो सीधी सी बात है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2। यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। और नंबर 2 जो होती है इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में कहते हैं पूर्व केंद्रित कोशिका। क्या कहते हैं? पूर्व केंद्रित कोशिका। और यूकैरियोटिक को हिंदी में कहते हैं सुकेंद्रित कोशिका। सभी प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं? एक कोशिकीय होती हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल सेल्यूलर होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? सिंगल सेल्यूलर। पहली बात ये कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता बेटा? केंद्रक नहीं होता। यानी कि हम इन दोनों को जब इनके प्रकार देखते हैं तो किसके आधार पर? केंद्रक के आधार पर प्रकार देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल जिसमें केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंट ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता और यहां पर न्यूक्लियस होता है। दूसरी बात ये, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 होती है बेटा। कितनी होती है? 1 होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 से अधिक होती है और जोड़े में होती है। कैसी होती है? 1 से अधिक होती है और जोड़े में होती है। यह प्रोकैरियोटिक सेल कौन से जीवों में पाई जाती है? जीवाणु, विषाणु और समुद्री जीव जंतु। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, विषाणु बोले तो वायरस और समुद्री जीव जंतु बोले तो, भाई समुद्री जीव जंतु आपसे जैसे ही हम बोलते हैं तो क्या हो गया? देखिए, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है, ऐसे जितने भी समुद्री जीव होते हैं उनमें कौन सी सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और वो सारे जीव केवल एक कोशिका से बने हुए होते हैं। उनका पूरा शरीर एक कोशिका का होता है। यही कारण है कि इसको कहते हैं कि यह कैसी होती है? यह जीव सिंगल सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सिंगल सेल्यूलर होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें 1 से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? 1 से अधिक क्रोमोसोम। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है और गोल्जी काय पाया जाता है। ये सब विकसित होते हैं इसमें, जबकि इसमें ये नहीं होते क्योंकि इनमें इसका कोई कार्य नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया किसका कार्य करती है? ऊर्जा निर्माण करने का कार्य करती है, साथ ही साथ श्वसन का कार्य करती है। और लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है। क्या करता है? लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है। गोल्गी बॉडी, इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। समझ में आया? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बात हम करते हैं। जस्ट लीजिएगा जल्दी से। चलिए, हेडिंग बनाएंगे सब लोग। केंद्रक के आधार पर कोशिका विभाजन। हेडिंग बनाओ, केंद्रक के आधार पर कोशिका विभाजन। केंद्रक के आधार पर कोशिका
विभाजन। अब देखिएगा, केंद्रक के आधार पर जब हमने कोशिका विभाजन किया तो अभी जस्ट मैंने बताया कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमने अभी कौन सी बताई थी, प्रोकैरियोटिक सेल बताई थी। कौन सी बताई थी बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल। नंबर 2 हम यहां बताते हैं यूकैरियोटिक सेल। कौन सी बताते हैं, यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व केंद्रित कोशिका। साथ में बोलिएगा, क्या कहते हैं बेटा, पूर्व केंद्रित कोशिका। और इसको क्या कहते हैं, सुकेंद्रित कोशिका। क्या कहते हैं, सुकेंद्रित कोशिका। बात यह है कि इसको पूर्व केंद्रित कोशिका कहते हैं, इसको सुकेंद्रित कोशिका कहते हैं। केंद्रक के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो मान के चलो ये दोनों कोशिकाएं इस प्रकार से होंगी, इसमें क्या नहीं है, केंद्रक नहीं होता है। और इसमें बेटा केंद्रक होता है। और देखिएगा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र, क्या बोले, क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 1। यहां कितनी होती है, 1 से अधिक। कितनी होती है बेटा, 1 से अधिक, है ना। अब देखिए होता क्या है, यहां पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में राइबोसोम कितने होते हैं, 70S होते हैं। यहां राइबोसोम कैसे होते हैं, 80S होते हैं। कैसे होते हैं, 80S। ठीक है, राइबोसोम यहां 70S पाए जाते हैं, यहां 80S पाए जाते हैं। हमें सिर्फ एक बात पता करनी है कि ये किसमें पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है ये सेल। मैंने अभी बताया, जीवाणु, विषाणु, समुद्री जीव जंतु, जीवाणु, विषाणु, समुद्री जीव जंतु। और ये किसमें पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं, जंतुओं में पाई जाती हैं और पौधों में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो केंद्रक के आधार पर कोशिका का विभाजन किया जाता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल एक अलग सेल होती है और ये यूकैरियोटिक अलग। तो हम जंतु हैं, ठीक है, तो जंतुओं में और पौधों में कौन सी सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जब इनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है तो मनुष्य के शरीर में कौन सी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है बेटा। कौन सी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल, जिसमें 1 से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बेटा कितने, 1 से अधिक। बोले, मैंने अभी अभी बोला था कि ये जोड़े में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जोड़े में। तो सीधी सी बात है, कुछ आपको सोचना समझना नहीं है। जोड़े बोले तो जोड़ा सदैव 2 का होता है, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का। हमारे शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। और वैसे पूछा जाए इनकी टोटल संख्या कितनी होती है तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बेटा कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, अलग अलग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जोड़े में, पेयर में जब जब पूछे जाए तो कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलिए, अब देखिए, अब मैं आपको इसमें सबसे पहले पढ़ाऊंगा यूकैरियोटिक सेल। कौन सी, यूकैरियोटिक सेल, जिसको क्या कहते हैं, सुकेंद्रित कोशिका। क्या कहते हैं बेटा, सुकेंद्रित
कोशिका। समझ में आ रहा होगा। हमने अभी अभी बताया कि यह जंतुओं में और पौधों में पाई जाती है। तो ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 एनिमल सेल, बोले तो जंतु कोशिका। क्या होती है? जंतु कोशिका, ठीक है। और नंबर 2 प्लांट सेल, बोले तो पादप कोशिका। इसमें एक जंतु कोशिका होती है और एक पादप कोशिका होती है। ये मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल होती है ना। कौन कौन सी होती है? एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। ध्यान रहे, एनिमल सेल जो है आकृति में इस प्रकार की होती है, जबकि प्लांट सेल आपको आकृति में बेटा इस प्रकार की दिखाई देगी। समझ रहे हो ना? इस प्रकार की आकृति में दिखाई देगी, 4 कोने वाली, ठीक है। इस प्रकार से एनिमल सेल आपको दिखाई देती है। अब सबसे पहली बात यह है कि जो आपको हमने अभी बताया कि यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में बेटा क्या होगा? केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक होगा। सही बात है कि नहीं? दोनों में केंद्रक पाया जाएगा कि नहीं? दोनों में केंद्रक पाया जाएगा। हम बात करते हैं इसकी जो आउटर लेयर होती है, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? हिंदी में से क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली। ध्यान रहे, जो एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है वह प्लांट सेल की इनर लेयर होती है बेटा। कौन सी होती है? अंदर वाली लेयर होती है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन होता है, जो पादप कोशिका का अंदर वाला आवरण होता है, इनर लेयर, जिसे हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे, यह किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं, जब इनर लेयर इसकी हो गई, आउटर लेयर इसकी हो गई, तो इसकी आउटर लेयर किसकी बनी होगी? तो ध्यान रहे कि जो पादप कोशिका की आउटर लेयर होती है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। हिंदी में से क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान रहे, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक बहुत कठोर पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? बहुत कठोर पदार्थ होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ये बात समझ में आई? अब ध्यान रहे, इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है इस प्रकार से। कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है, जिसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म, बोले तो कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं इसे? कोशिका द्रव बोलते हैं। ये बात समझ में आई? अब क्या है कि इनके केंद्रक के चारों तरफ इस प्रकार की संरचना जुड़ी हुई होती है। केंद्रक के चारों तरफ इस प्रकार की संरचना जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। या हिंदी में बोले तो इसे कहा जाता है अंतः प्रद्रपी जालिका।
यह अंतः प्रद्रपी जालिका बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसे हिंदी में चिकनी अंतः प्रद्रपी जालिका कहते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसे हिंदी में खुरदरी अंतः प्रद्रपी जालिका कहते हैं। राइबोसोम्स के कारण यह चिकनी और खुरदरी हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? चिकनी और खुरदरी हो जाती है। इसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें इस प्रकार की संरचना पड़ी होती है दोनों के अंदर, ठीक है। ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसको कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। तो ये जो सूत्रकणिका है ये दोनों में पाई जाती है। साथ ही साथ अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम, जो केवल किसमें पाई जाती है? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में लाइसोसोम की जगह एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं। इसको प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड बोले तो लवक। क्या कहते हैं? लवक। बेटा लवक तीन प्रकार का होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह अवर्णीय लवक कहलाता है, जो कैसा होता है बेटा? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। पौधों के उन भागों में जो रंगहीन होते हैं कौन सा लवक पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, अवर्णीय लवक पाया जाता है बेटा। बात हम करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट पौधों के फल और फूलों को रंग एवं स्वाद प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा? रंग एवं स्वाद प्रदान करता है। जैसे टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, है ना। तो ये किसमें होता है? ये वर्णीय लवक होता है जिसे हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें पर्णहरित की प्रक्रिया होती। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, यानी कि हरित लवक में पर्णहरित की प्रक्रिया होती है और पर्णहरित से ही प्रकाश क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं बेटा। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकार इनको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और ऊर्जा मिलती है, जिसका निर्माण कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। जो बातें शायद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरे समझ में ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल आपके पास वो सटीक पहुंच रही है। अब देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राइबोसोम। यहां लिख देते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। ये दोनों में पाए जाते हैं राइबोसोम, ठीक है। चलिए, अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोल रहे हैं राइबोसोम्स तक। अब इसका एक काम करिए, इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे, आप कोशिश करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये ऊपर से साफ करके यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये राइबोसोम्स जो है पाए जाते हैं। चलिए लिख लीजिएगा बहुत जल्दी बेटा, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये जो आपको समझ में आए, ये प्लांट सेल के क्या है? सेल ऑर्गेनिज्म है, और एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों में अलग अलग क्या पाए गए? मैंने आपको बता दिए हैं, दो ही अलग अलग हैं। एक में लवक है प्लास्टिड, एक में क्या है बेटा? प्लास्टिड है, और एक में लाइसोसोम है। क्या है? प्लास्टिड और लाइसोसोम, ठीक है। तो प्लास्टिड और लाइसोसोम ही अलग अलग होते हैं। प्लास्टिड का कार्य फोटोसिंथेसिस का है, जो पादप कोशिका में पाया जाता है, और लवक का कार्य पाचन का होता है, जो किसमें? एनिमल सेल में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, मैंने अभी अभी जस्ट आपको क्या बनाई थी?
इस प्रकार से कोशिका बनाई थी, इस प्रकार से कोशिका के अंदर केंद्रक बनाया था। केंद्रक को मैंने कुछ ज्यादा जूम कर दिया है समझाने के लिए। इसके बीच में ये जो बह रहा था, क्या था ये बेटा? कोशिका द्रव था। क्या था ये? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव बोले तो साइटोप्लाज्म। क्या था बेटा? ये साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब एक द्रव इसमें भी भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केंद्रक द्रव बोले तो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया? तो ऐसा बताया गया है केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है बोले तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? यानी कि कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव बराबर जीव द्रव। यानी कि इन दोनों को ही मिलाकर क्या कहा जाता है? जीव द्रव। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बताइए कोशिका की सभी भौतिक क्रियाएं किसमें होती हैं? तो कोशिका की सभी भौतिक क्रियाएं बेटा किसमें होती हैं? जीव द्रव में होती हैं। और जीव द्रव कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर। इन दोनों को ही जीव द्रव बोलते हैं। जब हम इन दोनों को जीव द्रव बोलेंगे तो न कोई कोशिका द्रव होगा और न कोई केंद्रक द्रव होगा। दोनों ही क्या होंगे बेटा? बताओ, दोनों ही क्या होंगे? जीव द्रव होंगे। आपसे पूछ लिया जाए, बताइए जीव द्रव की खोज किसने की? तो जीव द्रव की खोज जूलियस हेक्सले ने की। किसने की? जूलियस हेक्सले ने। और इन्होंने कहा यह जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन का भौतिक आधार। आपसे पूछ लिया जाए कि जीव द्रव की खोज किसने की? यहां देखिए, ये लिख लिया मैंने जीव द्रव। इसके खोजकर्ता कौन है? जूलियस हेक्सले। इधर लिख देते हैं, है ना? कौन है? जूलियस हेक्सले। ठीक है बेटा, कौन है? जूलियस हेक्सले। ध्यान रहे, जीव द्रव की खोज जूलियस हेक्सले ने की और इसके बाद इन्होंने इसे क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार। क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार। आपसे पूछ लिया जाए कोशिका का वह अंग बताइए, वह ऑर्गेनिज्म बताइए जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। वह क्या होता है बेटा? जीव द्रव होता है। यह नाम इसे किसने दिया? जूलियस हेक्सले ने दिया। बेटा किसने दिया? जूलियस हेक्सले ने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? बहुत है। आगे देखो, हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। हमने अभी जस्ट प्लांट सेल की बात की थी और यहां पर किसकी बात की थी? एनिमल सेल की बात की थी। ठीक है बेटा, किसकी बात की थी? एनिमल सेल की। तो जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था इसकी आउटर लेयर क्या होती है? सेल वॉल होती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका भित्ति। मैंने बताया था ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज नामक पदार्थ से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज नामक पदार्थ से बनी होती है। ऐसे ही हमने जब आपको एनिमल सेल पढ़ाई, एनिमल सेल में मैंने बताया था कि इसकी आउटर लेयर को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। बोले तो कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली कहते हैं। मैंने बताया ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पदार्थ, ये बहुत कठोर होता है। कैसा होता है?
कठोर होता है, जिसके कारण पौधे कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। लिपिड प्लस प्रोटीन जो आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी होती है, बहुत नरम होती है। नरम बोले तो किसी की कलाई को पकड़ के मोड़ दीजिएगा, है ना। गाना सुने होंगे आपने बहुत ज्यादा, जो कान्हा जी के लिए बजते हैं। हमने गाना का नाम लिया, ध्यान बहुत अच्छे से गया होगा, मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है। मुन्नी को बदनाम नहीं करना है। हाथ के नरम की बात कर रहे हैं, जो चीजें नरम होती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो लिपिड प्लस प्रोटीन कैसी होती है, बहुत नरम होती है। यहां आ जाओ, काय को भटक रहे हो, उधर आ जाओ भाई। ये क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन नरम होती है। कैसी होती है, नरम होती है। सेल्यूलोज बहुत कठोर होता है। यही कारण होता है कि जो एनिमल सारे होते हैं उनकी त्वचाएं कैसी होती हैं, नरम होती हैं, जिनमें हम इंजेक्शन को भी लगा सकते हैं, परंतु पेड़ पौधों में इंजेक्शन को हम नहीं लगा सकते। बात समझ में आ गई। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। कैसी होती है, पारगम्य। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, अर्ध पारगम्य। कैसी होती है, लिख लीजिएगा ऐसे, अगर लिखना है तो लिखो जल्दी से। चलिए अब यहां से बेटा हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, जिसे हिंदी में हम बार बार क्या बोल रहे हैं, सूत्रकणिका। क्या बोल रहे हैं बेटा, सूत्रकणिका। तो आपको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि ये सूत्रकणिका क्या होती है। तो पहली बात ये, जो ये सूत्रकणिका आप देख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, तो इसके खोजकर्ता कौन है, समझ में आया। पहली बात हमारे दिमाग में आई कि इसके खोजकर्ता कौन होंगे। तो ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कॉलिकर हैं। कौन है बेटा, कॉलिकर, ठीक है, महान वैज्ञानिक कॉलिकर। अब देखिए, कॉलिकर ने इसकी खोज कर दी। खोज करने के बाद इसका नामकरण किया गया। तो प्रथम फर्स्ट नामकरण वैज्ञानिक कौन बने, अल्टमान। कौन बने, अल्टमान, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। समझ रहे हो ना। यानी कि उस समय इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता था, उस समय इसको बायोप्लास्ट बोलते थे। अब आप एक बार तो पूछ सकते हो कि सर इसका नाम बायोप्लास्ट कैसे दे दिया। तो बायोप्लास्ट बेटा ऐसे दे दिया, अभी अभी जस्ट मैंने आपको प्लास्टिड पढ़ाया था कि नहीं। इसको प्लास्टिड के समतुल्य मान लिया गया था, और प्लास्टिड जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे इसका नाम बायोप्लास्ट रख दिया गया था। परंतु होता क्या है, इसके द्वितीय नामकरण वैज्ञानिक आते हैं। सेकंड नामकरण वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है, सी बेंडा। कितने लोग नाम सुन के हंस गए, क्या नाम है, सी बेंडा। इनका नाम सी बेंडा था। इन्होंने आकर इसको क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और जब से लेकर अब तक यह क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। समझ में आया, क्या कहलाती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है और श्वसन करती है। क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण और श्वसन करती है। देखिए, हमने अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताई थी, कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। देखो ये किस प्रकार की होती हैं, ये कैप्सूल नुमा आकृति की होती हैं। कैसी होती हैं, और इनमें एक उंगली नुमा संरचना पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है बेटा, उंगली नुमा संरचना पड़ी होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है खाली जगह, इसको बोलते हैं अधात्री। क्या बोलते हैं, अधात्री। और जो उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको बेटा कहते हैं क्रिस्टी।
क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और ये खुद में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है। कैसे, यहां पर फूड होता है। फूड में क्या क्या पाया जाता है, देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, विटामिन, ये भोजन में पाए जाते हैं। और O2 इन्हें मिलती है कहां से, बायोलॉजी जब आप पढ़ते रहोगे ना हमसे तो ये भी पता चल जाएगा कि O2 कहां से मिलती है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र। मगर ध्यान रहे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मानव परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। एक होता है, एक आपका है रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा आपका होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर से लसिका परिसंचरण तंत्र क्या करता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र से लसिका परिसंचरण तंत्र आकर यहां पर कोशिकाओं तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन। और जब ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाती है, O2 कहां आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीडेशन होता है। और इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से ही किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में, एटीपी के, बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। हमने अभी अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। एटीपी के रूप में क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। अब एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना है, भूलना नहीं है कि सर ने एडिनोसाइन ही बोला था या कोई सा दूसरा साइन बोल दिया था। ठीक है, चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए बेटा इतना ही। और जो भी सेल ऑर्गेनिज्म रह गए हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको ये बताया है, ऐसे ही और भी सेल ऑर्गेनिज्म हम आपको बताएंगे। बस सिर्फ आपसे ये कहना है, चैनल पर कंटिन्यू रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्दी से आ जाए, इसके लिए बेल आइकन तो दबाइएगा और थोड़ा सा हमारा सपोर्ट भी साथ में कर दीजिएगा, है ना। सपोर्ट क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक देते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।